नमस्कार। को टेक्निकल एरर शायद आ गया था तो उसकी वजह से पहले वाला जो जुड़ाव था हमारा वो हो नहीं पाया। आपसे आग्रह रहेगा कि दोबारा से आप जुड़ जाइए। कई बार टेक्निकल स्नैग आ जाता है तो हमारे भी बस की बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सुबह के 11 बजे का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं जी। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर इसको हम शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, जुड़ाव हो गया जी। दोबारा ये टेक्निकल दिक्कत थी तो इसको थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे, इसको झेलना ही पड़ेगा हमें। तो आज की जो मुख्य खबरें हैं कि प्रदेश ने एक स्वर्णिम हीरा खोया है जी, और पद्मश्री चरणजीत सिंह नहीं रहे हैं। पूरी बात बताएंगे उनकी। आज से एनएचएम कर्मी जो हैं वो काले बिल्ले लगाकर अपना काम करेंगे। उन्होंने सरकार के लिए जो है आंखें खोलो अभियान शुरू कर रखा है, उसकी चर्चा करेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य समेत 3 लोगों ने पद्म पुरस्कारों को ठुकरा दिया है। उन्होंने मना कर दिया कि वो पद्म पुरस्कार नहीं लेना चाहते हैं। वो क्या कहानी वो भी बताएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री की अहम बैठक है, उसकी जानकारी देंगे और कोविड अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को आज सुबह सुबह लगे उस धक्के की जिसमें एक बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ कि उन्होंने अपना एक स्वर्णिम हीरा अर्जुन अवार्डी और हॉकी के ओलंपियन चरणजीत सिंह को खो दिया। 3 फरवरी 1931 को ऊना जिला के मैडी में इनका जन्म हुआ था और आज सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये 1960 के रोम ओलंपिक की जो हमारी हॉकी की टीम थी उसके सदस्य थे। 1964 में जिस टीम ने स्वर्ण जीता था टोक्यो में, तो उस टीम के ये कैप्टन थे। और एशियन गेम्स में जकार्ता में भी सिल्वर मेडल जीतने वाली 1962 की जो टीम थी उसके भी ये कैप्टन थे। तो 1964 की टोक्यो गेम्स में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। हमारे लिए लिविंग लेजेंड थे। ऊना में ये रहते थे। 90 साल इनकी उम्र होगी, टू बी एग्जैक्ट 91 ईयर्स में ये थे। और आज उन्होंने अभी सुबह सुबह जो है अपनी अंतिम सांस 5 बजे के आसपास ली है। इनका अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ आज 4 बजे ऊना के मोक्षधाम में किया जाएगा। प्रशासन की ओर से वहां विशेष इनको जो विदाई देने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा, जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी के तहत इनका हक बनता है। ये राष्ट्रीय हीरो थे हमारे। इनको हमारा जो है शत शत नमन, श्रद्धांजलि, और ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये बड़ा नुकसान सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और उधर अगर नुकसान की बात करें तो शेयर बाजार में भी आज भारी गिरावट देखी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई जो है उससे सेंसेक्स 500 पॉइंट टूटकर 56,809 पर पहुंच गया है और इसके सभी 30 शेयर में से केवल सिर्फ 2 बढ़त पर चल रहे हैं। आज मार्केट का कैप जो है 259.73 लाख करोड़ रुपए, जो कि मंगलवार के मुकाबले 262.73 लाख करोड़ के मुकाबले कम है। तो 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा पहले ही मिनट में हो गया है। जो गिरने वाले शेयर हैं उनमें प्रमुख रूप से टाइटन टूटा है जो 3% टूटा है, जबकि एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल, टेक विप्रो और इन्फोसिस के शेयर जो है 2% से ज्यादा गिरे हैं। सिर्फ 2 शेयर जो बढ़े हैं उनमें एक्सिस बैंक और एनटीपीसी है। तो ये शेयर बाजार का हाल है। लेकिन 69 साल के बाद आज एयर इंडिया फिर से उसकी घर वापसी एक तरह से हो रही है। टाटा के पास आ जाएगी एयर इंडिया, सरकारी कंपनी से आज फिर से टाटा के पास चली जाएगी। 69 साल पहले टाटा ने इसको शुरू किया था। 2 लाख रुपए की लागत से एयर इंडिया शुरू होता, बीच में ये सरकार के पास गया और अभी जो है ये फिर से आज एक समझौते के तहत टाटा के पास चला जाएगा। 15 अक्टूबर 1932 को इसने पहली उड़ान भरी थी, एक कमर्शियल उड़ान जो थी, और तब सिर्फ सिंगल इंजन वाला हैवीलैंड पसमोथ हवाई जहाज उड़ाया गया था जो अहमदाबाद से कराची के रास्ते मुंबई गया था। उस प्लेन में एक भी यात्री नहीं था क्रू के अलावा, और ये सिर्फ चिट्ठियां ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। 25 किलो उसमें चिट्ठियां थी। चिट्ठियों को लंदन के इंपीरियल एयरवेज कराची लाया गया था और यह एयरवेज ब्रिटेन का जो था वो राशि विमान था। 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी थी और टाटा ने 2 लाख रुपए में जो है इसका शुरुआत करी थी। 24 घंटे के अगर हम कोविड के डाटा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,84,000 नए केसेस आए हैं, 574 की नई मौत आई हुई है। और आज जो है दिल्ली में कोरोना के हालात पर डीडीएमए की बैठक है, उसमें बंदिशें हटानी है या लगानी है, ये जारी रखना, इस पर फैसला होगा। 2,84,460 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 3,76,000 लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा निश्चित तौर से ज्यादा है, जबकि 574 लोगों की मौत हुई है। और पिछले दिन के मुकाबले 1454 केसेस ओवरऑल पूरे इंडिया में कम मिले हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केसेज यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 21.95 लाख है, 21.95 लाख है। और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में केरल में जो है पिछले कल 49,771 केस आए हैं। ये उससे पिछले कल के मुकाबले 5,000 कम है, लेकिन 49,000 केसेज अगर केरल में ही आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि केरल कितना इफेक्टेड है पूरे देश की। अगर 2,84,000 जा रहे हैं उसमें से 49,000 अकेले केरल के हैं तो चिंता है। हरियाणा में बुधवार को कोरोना के प्रतिबंध जो है वो फिर से जो है 10 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था कल देर शाम तक। अभी 10 फरवरी तक रहेंगे। शॉपिंग मॉल मार्केट शाम को 7 बजे तक खोले जाने की छूट हालांकि दे दी गई है। ये पहले अनुमति जो थी 6 बजे तक की थी। तो ये
हरियाणा की फैसले थे। महाराष्ट्र का हाल यह है कि 24 घंटे के भीतर 35,756 नए केस मिले हैं और 79 लोगों की मौत हुई है जी। ये महाराष्ट्र में है। दिल्ली में मंगलवार को अगर बात करें तो माफ कीजिए, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,498 केस आए हैं और 11,164 ठीक भी हुए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10.59 आ गया, घट के दिल्ली का। ये एक समय में जो है 25 चला गया था। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 6,351 लोग पॉजिटिव आए हैं, 9,571 ठीक हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा पंजाब में 1,000 नए केसेस और आए हैं, यानी 4,990 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो उससे पिछले 24 घंटे के मुकाबले 1,000 ज्यादा है। 22 लोगों ने जो दम तोड़ दिया है और राज्य में इस समय 40,319 एक्टिव केसेज हैं। ये पंजाब का आंकड़ा था। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें केसेस की तो 3-4 दिन से सैंपलिंग कम है, वो 5,000 से ऊपर नहीं जा रही, जबकि 15,000 और का सैंपलिंग बीच में हमने टच किया था तीसरे हफ्ते में जनवरी के, लेकिन अभी वो कम हो गया है। लगातार केंद्र भी चिट्ठी लिख रहा है कि आप अपने केसेस टेस्टिंग बढ़ाइए, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो मौतों का आंकड़ा है वो डरा रहा है। पिछले 10 दिनों में 70 लोगों की जान चली गई है। कल शाम 7 बजे तक का जो बुलेटिन था उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 4 कांगड़ा के थे, जिसमें एक 21 साल की युवती भी थी और 3 मेल थे, 60 साल, 70 साल और 84 साल के। मंडी में एक डेथ हुई थी, सोलन में 2 डेथ हुई थी और सिरमौर में एक डेथ हुई थी, 8 डेथ हुई थी। लेकिन पिछले 10 दिन में जिस तरह से 70 लोगों की जान चली गई है, तो ये निश्चित तौर से जो है आंकड़ा बड़ा है। टेस्टिंग जरूर कम है, लेकिन ये आंकड़े फिर भी इसके बावजूद डराने वाले हैं। कल सिर्फ 807 केसेस नए आए थे और उनकी अगर बात करें हम तो 807 केसेस जो नए आए थे उसमें से जो सबसे ज्यादा केसेस थे वो सोलन में 175 आए थे, कांगड़ा में 109 आए थे, 110 बिलासपुर में थे। बाकी जिले जो थे वो 100 से नीचे थे, जिसमें शिमला 87 था और हमीरपुर 67 था, चंबा में सिर्फ 12 थे, मंडी में 73 थे और ऊना में 51, सिरमौर में भी 86 का आंकड़ा जो है हमारे पास आया था। लेकिन ये आंकड़ा आज बढ़ सकता है, क्योंकि आज कई दिनों की छुट्टी के बाद जो है टेस्टिंग पे माना जा रहा है कि आज जो है ज्यादा हो जाएगी टेस्टिंग। लेकिन अगर ज्यादा होती है तो निश्चित तौर से केसेस भी ज्यादा आएंगे। फिलहाल जो हमारे पास एक्टिव केसेज हैं वो 11,141 है, कल शाम के 7 बजे के बाद। अब बात करते हैं पद्म सम्मानों की। पद्म सम्मान परसों जो है घोषित किए थे सरकार ने परसों रात को, लेकिन बुजुर्ग वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो उनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया वो लेने से इनकार कर दिया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन मंगलवार देर रात जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इसने किसी ने मुझे पहले नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है तो मैं इसे लेने से इनकार करता हूं। उनकी पत्नी ने भी उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हालांकि भले ही वो शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने फैसले लेने के लिए दृढ़ हैं। उधर जानी मानी गायिका संध्या मुखर्जी ने भी अपनी पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई इस तरह पद्मश्री नहीं देता है कि उनको एक दिन पहले फोन करके कहा गया कि आपको पद्मश्री दिया जा रहा है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। 90 वर्ष की उम्र में क्या मुझे पद्मश्री लेना होगा, ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी कहा कि कलाकारों की अब कोई इज्जत नहीं बची है। 1971 में जय जयंती और निशी पद्म फिल्मों में उन्होंने अपने गीतों की वजह से सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और इनको जो है 2011 में राज्य सरकार ने बंग विभूषण सम्मान भी दिया था। उधर तबला वादक पंडित अनिधिम चटर्जी ने भी पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि अब इस उम्र में पद्मश्री मिलना सम्मानजनक नहीं है और मुझे बहुत पहले ये मिलना चाहिए था, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं। तो ये पद्म पुरस्कारों की जो है हमेशा से जो राजनीति है वो रही है और इस बार भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं एनएचएम की। एनएचएम कर्मी हिमाचल प्रदेश में आज से काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक ये काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे और 2 तारीख को जो है इन्होंने फरवरी में जो है एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी इन्होंने आह्वान किया है। तो इनकी मुख्य मांग ये है कि इनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं है, जबकि पड़ोस में हरियाणा में और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, सिक्किम में, बहुत से राज्यों में, 12 राज्यों में स्थायी नीति है एनएचएम के कर्मचारियों के लिए, जो सोसाइटी के तहत कर्मचारी काम करते हैं हेल्थ सेक्टर में, उनके लिए। लेकिन हमारे लिए कोई स्थायी नीति नहीं है। हम लोग पिछले 2.5 दशक से इसी तरह से जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं, ये लोगों का कहना है। और अब ये चाहते हैं कि सरकार इनकी ओर को भी ध्यान दे, क्योंकि ये वो समय है जब सबको नए वेतनमान मिल रहे हैं, सबको तोहफे बंट रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको लगता है कि इनका जो हक है वो ही मिल जाए, तोहफे तो दूर की बात है। इसलिए उन्होंने एक असहयोग आंदोलन की बात करी है। पहले चरण में वो काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे, 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे
और उसके बाद भी अगर सरकार का ध्यान इनकी ओर को नहीं गया तो फिर उन्होंने कहा है कि वो अगली जो रणनीति है बैठकों में तय करेंगे। 1700 से 2000 के बीच इनकी संख्या है और आज से इनका आंखें खोलो सरकार, अब तो आंखें खोलो सरकार मुहिम जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है, अलग अलग मंत्रालय में बैठक करेंगे। कोशिश उनकी ये भी रहेगी कि वित्त मंत्रालय में भी मुलाकात हो, क्योंकि जो बजट भाषण तैयार हो रहा होगा केंद्रीय बजट का, यूनियन बजट का, उसमें जो राज्यों का हिस्सा है उसको मैक्सिमम किस तरह से लेना है, इस कवायद के तहत वो दिल्ली गए हैं। ये भी संभव है कि दिल्ली में बीजेपी की हाईकमान यानी जगत प्रकाश नड्डा जिससे उनकी मुलाकात हो। उस मुलाकात में क्या सबब रहता है ये देखना होगा, हालांकि अभी शेड्यूल नहीं है लेकिन शेड्यूल में जो है सरकारी बैठकें जरूर है और उनका जो मकसद है वो यही है कि अधिक से अधिक बजट जो है और अधिक से अधिक स्कीमें जो है केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए लाई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी विकास को और गति दी जा सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी जी। और 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उसमें जो है मुख्य मुद्दे जो है अभी सूचना ही है कि कोई आउटसोर्स पे जो है वो बात होगी। पुलिस के पेबैंड को भी चर्चा दोबारा से की जाएगी, उस पर जो डिक्लेयर किया जिसको जवान लोग कह रहे हैं कि आधा अधूरा है। इसके अलावा 817 की जो 1867 पोस्ट है वो मंत्रिमंडल में नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उनको उसी हिसाब से जो है आगे किया जाए। तो ये सारी चीजें, ये सारी कवायद जो है चली हुई है। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी, बाकी खबरों की जानकारी भी मिलती रहेगी, क्योंकि बुलेटिन में जो है कुछ चुनिंदा खबरें ही आ पाती है। बुलेटिन का समय जो है वो तय रहता है, इसलिए सारी खबरों को उसमें समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको, उनके ऊपर भी हमारी नजर रहती है, उनको भी कवर करते हैं। तो आप हमारा पेज भी देखिए, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ तक कि ट्विटर हैंडल, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर हैंडल पे भी हम लोग हिमाचल केसरी के नाम से हैं, और यूट्यूब पे भी हिमाचल केसरी के नाम से हैं, और यहाँ पे भी हिमाचल केसरी या पंजाब केसरी हिमाचल के नाम से फेसबुक पे भी है। इसके अलावा ऐप भी हमारा, अगर आप पंजाब केसरी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको और भी अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।